देखिए, भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। जब मैंने ये बात बोली थी तब तक ये लेबनान का जो पेजर का इंसिडेंट नहीं हुआ। मेरी परेशानी ये थी कि हमारे जो मजबूत लोग हैं और उनके सबके फ़ोन नंबर करके एक लिस्ट पता लग गई कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए, इंसाफ के लिए सरकार के सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों की एक रेडीमेड लिस्ट बना के, जिसके लिए जो आरएसएस के बहुत सारे पूरे के पूरे कार्यकर्ता लगते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में ऐसे कौन लोग हैं जिनका ज़मीर जागा हुआ है, उनको टारगेट करके उनको निशाना बनाने के लिए जो वो लिस्ट बनाते फिरते हैं घर घर जाके, वो हमने रेडीमेड कम से कम मुसलमानों की दे दी। उन्हें क्या ये क्यूआर कोड चलाने से पहले सोचना नहीं चाहिए था? और क्यूआर कोड का क्या उसमें ये बात सामने नहीं आएगी? ये तो एक जैसा क्यूआर जो पिटीशन है बिल्कुल डिट्टो है, तो ये तो किसी एक आदमी के कहने पे भेड़ चाल वाली पिटीशन है, इसको कह के नज़रअंदाज जेपीसी कर सकती है। तीसरी बात यह है कि जेपीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने खुद कहा कि चाहे आप करोड़ों की वो मैसेज भेज दो, ईमेल भेज दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब सच्चाई की बात है। इसको आप चिट्ठी लिख के दे रहे हो, जिसने चिट्ठी को ध्यान ही नहीं देना, फाड़ के डस्टबिन में फेंकना है, इसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप करोड़ों लोगों को कि जेपीसी में ये भेजने से कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हुआ क्या? वो सारे लोगों की लिस्ट पहुंच गई। और उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल जो मेरा एकदम, मैं जिस बात से डर रहा था और उसका एग्जाम्पल सामने इतना बड़ा लेबनान में आ ही गया। सारे पेजर्स जो है एक साथ फट रहे हैं। अब ये मोबाइल फोन्स का किस तरीके से मिसयूज करने की आपने खुद ही लिस्ट बना के दे दी कि ये लोग बेदार लोग हैं हमारे अंदर। ये सब चीज़ें इनको सोचनी नहीं चाहिए। इससे पहले भी तो एक तरीका जब ट्रिपल तलाक का था, ख्वातीन से सिग्नेचर कराए थे, उसमें सिग्नेचर ही कराए थे, नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर तो नहीं दिया था ना कि आइडेंटिफाई कर दें। कितनी ताकत लगाती है सरकार टेलीफोन नंबर हासिल करने के लिए, या आरएसएस लोगों के जिनको उन्होंने निशाना बनाना, ताकि उनकी, हमने दर्जनों केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें सोशल मीडिया पे क्या कोई बच्चा या नौजवान कौन सी वेबसाइट देख रहा है, इस पर उनके ऊपर आतंकवाद के मुकदमे लगे हुए दर्जनों हैं ऐसे। उसका डायरेक्ट कनेक्शन ही आईएसआई से बनाते हैं। अब आपने खुद ही मोबाइल नंबर्स की एक लिस्ट दे दी। ये कौन लोग हैं? जो बेवकूफ़ हैं या गद्दार हैं? ये फैसला कमाल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा जी है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने तमाम सवाल उठाए। उसके बाद लोगों ने इनसे भी सवाल किया कि आगे महमूद पराचा ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे थे कि स्कैन करने के बाद जो है उसके बाद क्या होगा, वो मुसलमान जो जिन लोगों ने स्कैन किया है वो भुगतने के लिए तैयार रहे। वहीं दूसरी तरफ जो है अगले 2 दिन के अंदर जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के पार्लियामेंट्री मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो दोनों पक्ष के लोग जो वहाँ जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो महमूद पराचा जी ने कहा था कि वहाँ पे कैमरा जो लगना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए क्या कुछ बातें हो रही। इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहले सर यही सवाल है, आप कह रहे थे कि क्यूआर स्कैन करने से नुकसान होगा, भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, फिर आखिर मुसलमान करे तो करे, क्या करे सर? देखिए, भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। तो जब मैंने ये बात बोली थी तब तक ये लेबनान का जो पेजर का इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन मेरी परेशानी ये थी कि हमारे जो अपने आप को कायद बनते हैं, अब या तो वो पूरी तरीके से ही आरएसएस के हाथों में खेल रहे हैं, और आरएसएस और जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, जो मोसाद की ताकतें हैं, वो आपस में गठजोड़ उनका सब पूरी दुनिया में सबको पता है। तो अब मेरी परेशानी ये थी कि हमारे जो मजबूत लोग हैं और उनके सबके फ़ोन नंबर करके एक लिस्ट पता लग गई कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए, इंसाफ के लिए सरकार के सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों की एक रेडीमेड लिस्ट बना के, जिसके लिए जो आरएसएस के बहुत सारे पूरे के पूरे कार्यकर्ता लगते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में ऐसे कौन लोग हैं जिनका ज़मीर जागा हुआ है, उनको टारगेट करके उनको निशाना बनाने के लिए जो वो लिस्ट बनाते फिरते हैं घर घर जाके, वो हमने रेडीमेड कम से कम मुसलमानों की दे दी। उन्हें क्या ये क्यूआर कोड चलाने से पहले सोचना नहीं चाहिए था? और क्यूआर कोड का क्या उसमें ये बात सामने नहीं आएगी? ये तो एक जैसा क्यूआर जो पिटीशन है बिल्कुल डिट्टो है, तो ये तो किसी एक आदमी के कहने पे भेड़ चाल वाली पिटीशन है, इसको कह के नज़रअंदाज जेपीसी कर सकती है इसको। तीसरी बात यह है कि जेपीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने खुद कहा कि चाहे आप करोड़ों की वो मैसेज भेज दो, ईमेल भेज दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब सच्चाई की बात है। तो क्या हमारे जो इतने ज़हीन या क़यादत है, ज़हीन है या नहीं है, ये लोगों को डिसाइड करना है। वो बिना कुछ सोचे समझे कोई काम कर देते हैं या आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। ये 2 ही सवाल बाकी बचे हैं और तीसरा कोई नहीं। कोई ऐसा कारगर कारनामा तो इन्होंने आज तक कोई किया नहीं किसी मुद्दे पे। बाबरी मस्जिद से लेके ट्रिपल तलाक से लेके किसी भी मुद्दे पे आज तक कोई कारगर काम किया हो, कोई केस ये जीते हों,
कोई केस में इन्होंने कुछ फायदा उठाया नुकसान करने के अलावा? अभी लेटेस्ट ये बुलडोजर वाला ऑर्डर लिया है 15 दिन के लिए और पूरे देश में ऐसा कर दिया जैसे अब आज के बाद बुलडोजर चलेगा ही नहीं। तो ये 15 दिन का ऑर्डर है और इसमें और नुकसान होगा। अब जो कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो ये हमसे बात करके क्यों नहीं चलते? मेरी सिर्फ इनसे इसी बात की वो है, इख्तिलाफ किस बात का है? मुझे कोई इनकी जगह मस्जिदों में जाके या जो इन्होंने इतने बड़े बड़े इदारे बना रखे हैं उसमें कोई हिस्सेदारी थोड़ी चाहिए। ये कमाएं हज़ारों करोड़ रुपए और ये खाएं हज़ारों करोड़ रुपए, इनको हजम होंगे, मुझे नहीं होते वो हजम, मुझे चाहिए भी नहीं। मेरा कहना ये है कि ये अपने ज़ाती लालच की वजह से या अपनी कम जहानत होने की वजह से इस फील्ड में ये जो एक तरीके से जद्दोजहद चल रही है संविधान को ख़त्म करके नहीं मनुस्मृति लाने की, उस फील्ड में इनकी जानकारी है नहीं कुछ, तो ये उस फील्ड में टांग क्यों अड़ाते हैं? हम जैसे लोगों से जो दूसरे इस फील्ड को जानने वाले हैं, इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करके क्यों नहीं चलते? ये हमारी लड़ाई। और दुनिया भर में सबको पता है कि रास्ता क्या है। एक बेईमान संस्था आरएसएस और बीजेपी की देश को ख़त्म करने के लिए बैठी हुई है, उससे लड़ के अपना बचाव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है ना, और वो है मजबूती के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट करके, और कोई रास्ता काम आने वाला है ही नहीं। किसको आप चिट्ठी लिख के दे रहे हो? जिसने चिट्ठी को ध्यान ही नहीं देना, फाड़ के डस्टबिन में फेंकना है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप करोड़ों लोगों को कि जेपीसी में ये भेजने से कुछ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और हुआ क्या? वो सारे लोगों की लिस्ट पहुंच गई। और उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल जो मेरा एकदम, मैं जिस बात से डर रहा था और उसका एग्जाम्पल सामने इतना बड़ा लेबनान में आ ही गया। सारे पेजर्स जो है एक साथ फट रहे हैं। अब ये मोबाइल फोन्स का किस तरीके से मिसयूज करने की आपने खुद ही लिस्ट बना के दे दी कि ये लोग बेदार लोग हैं हमारे अंदर। ये सब चीज़ें इनको सोचनी नहीं चाहिए। इससे पहले भी तो एक तरीका जब ट्रिपल तलाक का था, ख्वातीन से सिग्नेचर कराए थे, उसमें सिग्नेचर ही कराए थे, नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर तो नहीं दिया था ना कि आइडेंटिफाई कर दें। कितनी ताकत लगाती है सरकार टेलीफोन नंबर हासिल करने के लिए, ये आरएसएस लोगों के जिनको उन्होंने निशाना बनाना, ताकि उनकी, हमने दर्जनों केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें सोशल मीडिया पे क्या कोई बच्चा या नौजवान कौन सी वेबसाइट देख रहा है, इस पे उनके ऊपर आतंकवाद के मुकदमे लगे हुए दर्जनों हैं ऐसे। उसका डायरेक्ट कनेक्शन ही आईएसआई से बनाते हैं। अब आपने खुद ही मोबाइल नंबर्स की एक लिस्ट दे दी। ये कौन लोग हैं? जो बेवकूफ़ हैं या गद्दार हैं? ये फैसला मैं आवाम पे छोड़ता हूँ। ये बिना पूछे कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से आप कह रहे थे, क्या माना जाए कि लोगों ने तो ये जिस जेपीसी को भेजा कि हाँ इस कानून को लेकर के कि बदलाव होगा, मतलब जो चाह रही सरकार वो नहीं हो, तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये डेटा कलेक्शन करके खुद हम लोगों ने दे दिया, हम लोगों को अपने लोगों को निशाना बनवाने के लिए दे दिया, ये मैं कह रहा हूँ। अब कोई अटैक सरकार करना चाहे, ये बेईमान भरे जो बेईमान ऑफिसर्स हैं सरकार के अंडर जो आरएसएस के अंडर काम कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना पड़ रहा है तो सबका निशाना बनवा दिया ना इन्होंने। दिल्ली दंगों के केस में जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें कितने सैकड़ों लोगों के मोबाइल नंबर्स जो उस वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, क्या कलेक्ट नहीं किए थे? इतनी अकल नहीं है इन लोगों को। ये कहते हैं हम बड़े केसेस लड़ रहे हैं दिल्ली दंगों के। क्या कर रहे हैं मौलाना? इनको मौलाना कहना भी मेरे ख्याल से गुनाह है। क्या कहना चाहिए? इनके नाम से इनको एड्रेस करना चाहिए। ये मौलाना का लक़ब इनके ऊपर से हटाना चाहिए, क्योंकि मौलाना तो इतनी इज्जत की चीज़ है। ये मौलाना कैसे हो सकते हैं? ये है बुनियादी बात। इनको इनके नाम से ही पुकारा जाना चाहिए। ये पहला स्टेप होना चाहिए। ये मौलाना नहीं है। मौलाना वो होते हैं जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलें, सच्चाई, ईमानदारी, ईमान से काम करें। ये हैं। ये अपनी इनकी पर्सनल एसेट्स चेक किए जाएं। क्यों नहीं किए जाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको मजबूर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का कि वो अपने एसेट्स बताएंगे, सारे वेबसाइट पे डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको डालना बंद कर दिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दबाव बना रहे हैं जजेस के खिलाफ कि आप अपने ऑर्डर्स मानो और अपने एसेट्स बताओ। ये मौलाना अपने एसेट्स क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? क्या है इनका जरिया माश? क्या है? कौन है ये लोग? और ये मौलाना, मुझे अब आज के बाद से मैं कहना बंद करूंगा, मैं इनके नाम ले लेके पुकारूंगा। ये मौलाना है। लेकिन समाज को रास्ता यही लोग ये मौलाना नहीं है। मौलाना वो होते हैं जो साहबा इकराम के रास्ते पे चले। मौलाना वो होते हैं जो रसूलुल्लाह के रास्ते पे चले। मौलाना वो होते हैं जो जिनके अंदर दिल में ईमान हो, जिनके अंदर डर ना हो अल्लाह के अलावा किसी से। ये एक पुलिस के कांस्टेबल से डरने वाले ये मौलाना कहलाने लायक हैं? बताओ मुझे आप। ये तो मौलाना शब्द के नाम पे धब्बा है।
लेकिन कुछ लोग तो आप पे सवाल उठा रहे हैं सर कि आप डरा रहे हैं मुसलमानों को सर। नहीं, मैं तो जो डरा, नए स्कैम कर दिया उनको डरा रहे हैं आप। मैं डरा रहा हूँ? हाँ। मैं झेल रहा हूँ, मैं सबसे आगे रह के लड़ रहा हूँ। मैं इन मौलानाओं को क्यों नहीं सामने आना चाहिए? अगर ये अपने आप, सॉरी, जो ये लोग हैं जो बड़ी बड़ी तंजीमों में पदाधिकारी बन के बैठे हैं, ये 100, 200, 500 लोग प्रोटेस्ट पे क्यों नहीं बैठते? मेरे साथ बैठे। मैं डरा रही ना, मैं जब ये मुसीबतें आती हैं तो ये झेलने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए मुझे सबसे आगे रहना पड़ता है। ऑलरेडी इतनी मुसीबतें, इतने केसेस मेरे सर पे हैं। ये लोग तो फंसाने के लिए काम करते हैं ना। इन्होंने कौन सा केस आज भी एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ किया है? किसी सरकारी अधिकारी को जेल भिजवाने के लिए किया है? एक ये बता दें, जो ये बड़ी बड़ी तंजीमों के मदनी बैठे हैं और जो भी बैठे हैं, ये बताएं मुझे। लेकिन सर अगले 4 दिन इनको नेशनल टेलीविजन, जिनको मैं क्रिमिनल्स बोलता हूं, जिनको आप सब लोग रवीश कुमार के कहने से गोदी मीडिया कहते हो, ये इनको क्यों बुलाते हैं? कौन है ये? है कि नहीं है एजेंट? ये जो उन टेलीविजन पे जाता है, जिसकी वो तालियां बजवाते हैं बैठ के, ये इंडिया टीवी पे और दूसरे टेलीविजन पे जाके एक लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं। वो आरएसएस के सब लोग बैठे हैं ना इन चैनल्स पे। जब आरएसएस के लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं तो समझ जाना चाहिए ना कौन है ये लोग। तो और क्या, कितने सबूत चाहिए आप लोगों को? ये रजत शर्मा इनको क्यों बुलाएगा टेलीविजन पे? ये एबीवीपी न्यूज वाले क्यों बुलाएंगे इनको? हैं कौन ये? लेकिन सर इन लोगों ने जिम्मेदारी तो ली है वक्फ बोर्ड बचाने की। बचा तो रखा है, सब लोग वक्फ के जमीनों पे काबिज हैं। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद पर्सनली वक्फ की जमीन पे कब्जा नहीं कर रखा, और अगर किसी जगह पे बैठे हैं तो उसका किराया वक्फ रूल्स 6 और 7 के हिसाब से कितने लोग किराया दे रहे हैं उसका ये बता दें मुझे। अब यही बता देना। जैसे हम जजेस तक से, हम प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि अपना जो देश में कानून बन रहा है कि कोई भी चुनाव लड़ेगा एमपी एमएलए का तो वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगा, ये क्यों नहीं करेंगे? ये कायद बन रहे हैं ना अपने आप को, ये क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं बताएंगे कि हमारे पास ये मैं खेती करता हूं या ये मैं फैक्ट्री चलाता हूं? मदनी साहब से पूछो, महमूद मदनी साहब से, कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं इनकी। क्यों नहीं बताएंगे? हम लोग नहीं बताते, हम बताते ना, हमसे पूछो, हम बताएंगे सारा। हमने अभी चुनाव लड़ा था, एफिडेविट है ना मेरा, वैसा एफिडेविट ये भी फाइल करके बताए ना जनता को। जमीयत की वेबसाइट पे लगाएं कि ये हमारे सारे ऑफिस बेरर हैं, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले इनके जो एसेट्स थे इतने थे, इतनी इनकी प्रॉपर्टीज थी, और आज 20 साल बाद इतनी हो गई। क्यों नहीं बताएंगे? सब कलई खुल जाएगी, सब साफ हो जाएगा। और ये रास्ता क्या है वक्फ बोर्ड को बचाने? रास्ता एक ही है। ये मुश्किल काम है, जो संघर्ष करने के लिए तैयार है वही बचाएंगे इसे। ये क्यूआर कोड और ये बुजदिली के रास्ते के हम सरकार से गुजारिश करेंगे और ये करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई सरकार संविधान को मानने वाली सरकार होती, कोई ऐसी पार्टी होती जो संविधान की इज्जत करने वाली सरकार थी, उससे अगर आप इतने सारे करोड़ों सिग्नेचर करा के देते तो कोई फर्क पड़ता? इनको फर्क पड़ रहा है? मुझे बताइए ना, ट्रिपल तलाक में कितने करोड़ महिलाओं के साइन करा के दिए थे इन्होंने, क्या फर्क पड़ा उसका? मतलब एक काट की आंधी एक बार जल चुकी है, फिर वही चढ़ा नहीं है। बेवकूफ समझ रखा है ना सबको। और कितने पैसे खर्च हुए इस पे? कितने पैसे बाबरी मस्जिद पे खर्च हुए आज तक? इनसे किसी ने पूछा? मैंने पूछा था पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में, आज तक तो जवाब दिया नहीं। जो पर्सनल लॉ बोर्ड अपना अकाउंट्स नहीं दे सकता पब्लिक में, वो पर्सनल लॉ बोर्ड है? वो सिर्फ बेईमानी का अड्डा बन चुका है, सिर्फ जमीर फरोशी का और बेईमानी का अड्डा है। तो आम मुसलमान क्या करे सर? आम मुसलमान तो उन पे भरोसा करती है ना, तो इसीलिए ही बेड़ा गर्क हो रहा है। वो उलेमा नहीं है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोग, वो उलेमा नहीं है। उलेमा के पास सबसे पहले ईमान होना चाहिए। कुर्बानी देने के लिए जो सबसे आगे है, इमाम कौन होता है? सबसे आगे वाला, जो लीड करता है। ये लीड कर रहे हैं। सीए एनआरसी में कितने लोगों ने इन्होंने लाठियां खाई, कितने हमारे जो ये लोग हैं उनके ऊपर मुकदमे बने। टेस्ट यही है, ये तो लीडर है ना, सबसे पहले तो इन्हीं को जेल जाना चाहिए था। क्यों नहीं गए जेल? सरकार ने इन्हें क्यों बचा के रखा? बताएं मुझे, बताएं। हर वो आदमी जो बचा है और वो अपने आप को लीडर कह रहा है और बहुत बड़ा लीडर कह रहा है, वो बेईमान है, बस ये है सर। लेकिन जिस तरह से अगले 4 दिन के अंदर 2 बड़ी मीटिंग होने वाली है पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ जेपीसी के वहाँ पे तमाम लोग बैठेंगे, कैसे देख रहे हैं सर? वहाँ पे कुछ डिसीजन हो पाएगा सर? आप भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हुआ है, फाइनल है। डिसीजन को कोई नहीं रोक सकता सिवाय जो रास्ता हम लोग बता रहे हैं। जो किसानों ने रास्ता इख्तियार किया था, जो सीए एनआरसी के टाइम प्रोटेस्ट का रास्ता है, जो किसानों ने रास्ता इख्तियार किया था, कोई रास्ता नहीं है।
किसानों से ज़्यादा सिग्नेचर करा के दे देंगे ये। किसान बेवकूफ़ हैं, बताओ आप मुझे। जो ये सड़कों पे बैठे हैं ये लोग बेवकूफ़ हैं और ये ज़्यादा समझदार हैं। जिनके कपड़े, लिबास, जिनके चेहरे ये दिखाते हैं कि ये ऐशो आराम इश्रत की ज़िंदगी गुजारते हैं, इन्होंने कोई मुश्किल भरा काम ही नहीं किया आज तक ज़िंदगी में, ये लड़ाई लड़ेंगे। हम जैसे लोगों को देखो ना, हमारी पहली शक्लें कैसी थी और आज कैसी हो गई, क्योंकि दिन रात जागते हैं, दिन रात इधर से उधर भागते हैं, दिन रात मुसीबतें झेलते हैं। मुकदमे किस सुप्रीम कोर्ट के वकील को आपने देखा है कि वो सड़क पे जाके प्रोटेस्ट करेगा? एक वकील का नाम बताइए, कौन लाठी खाने जाएगा? तब भी मुझे अपनी सफाई देनी है और इनसे कोई सफाई नहीं पूछी जाएगी। मैं तो अपनी सफाई देने के लिए हाजिर हूं, मुझसे कोई भी सवाल पूछें। मेरे ऊपर केस भी बने, रेड्स भी हुई हैं, और मेरे पुराने इनकम टैक्स के रिटर्न्स देख लीजिए, और जब से मैं इस काम में आया हूं तब देख लीजिए मेरा क्या असर हुआ है। मैं मर्सिडीज से नीचे कदम नहीं रखता था, मैं 5 स्टार से नीचे कदम नहीं रखता था। अब क्या हाल हुआ है, और ये पहले क्या थे और अब क्या हो गए? ये इससे बड़ा सबूत कुछ चाहिए? तो सर इस मीटिंग में कुछ होगा, सोल्यूशन निकलेगा कुछ? कुछ नहीं, इस फैसला तय है। ये लोग सिर्फ इसलिए हैं कि सरकार के काम को और आसान बता सकें। आम आवाम अपनी क़यादत अपने हाथ में लेके सरकार को इस काम से रोक ना ले, ये सिर्फ उसका काम कर रहे हैं। अगर ये लोग प्रोटेस्ट में हमारे साथ नहीं आएंगे, हम अभी अपना एक्ट बना रहे हैं, यही एक टेस्ट है। अभी मैं पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा हूँ, अभी मैं एक्ट बना रहा हूँ, जो हम सरकार के सामने या दुनिया के सामने रखेंगे। ये हमारा पर्सनल मामला है ना, वक्फ हमारी बुजुर्गों की जायदादें हैं, इसका कानून हम तजवीज़ करेंगे, वो मैं बना रहा हूँ। फिर मैं सबकी जो अक्लमंद लोग, ईमानदार लोग हैं, उनकी सलाह लेके उसको एक पुख्ता कानून बनाएंगे, फिर हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे, सबके सजेशंस लेंगे। जब वो एक पक्का एक्ट कानून हम बना लेंगे, फिर उसके लिए आंदोलन करेंगे। और अगर आंदोलन करना ही है, मुझसे अलग भी करना है, तो करो ना। ये जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं तो तरीका बता चुका हूँ ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ जाके ये 100 जो अपने आप को इतनी बड़ी बड़ी तंजीमों के बन रहे हैं हेड्स, और लाखों करोड़ों रुपए इनके पास हैं, ये जाके कम से कम सारे मुस्लिम सांसदों के घर के बाहर तो प्रोटेस्ट शुरू करें कि तुम लोग आओ हमारे साथ प्रोटेस्ट करो। ये कम से कम जाके जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम वोटों से जीत के आते हैं, उनके घरों के बाहर जाके तो प्रोटेस्ट करें। अभी मैं क्योंकि टेबल वर्क करने में बिजी हूँ, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए देर हो रही है, क्योंकि ये बनाना कोई आसान काम नहीं है। आज तक कोई वक्फ का कानून अच्छा बना नहीं है, एक बार हम लोगों की तरफ से बना ही नहीं आज तक कोई। हर कानून जो है हम पे एक तरीके से मुलव्विस किया गया था, थोपा गया। तो एक अच्छा कानून बनाना पहली बुनियादी ज़रूरत है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कई दिन लगेंगे। उस काम में हम जुटे हुए हैं। जैसे ही वो काम शुरू होगा, आंदोलन का रास्ता जो मैं बता रहा हूँ वो शुरू करना पड़ेगा, उसी से वक्फ बचेगा, वरना बचेगा नहीं। उसी से एनआरसी बचेगी। अभी एनआरसी का आने वाला है, अभी इन्होंने नया हमला कर दिया है, ये बैठे हैं ना सब बड़ी बड़ी तंजीमों वाले, नया हमला सरकार ने कर दिया है। अब 2029 तक इलेक्शन ही कह रहे नहीं होगा कोई। अब 1 कंट्री 1 इलेक्शन का जो इन्होंने इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, तो ये पूरे मुल्क को एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में डाल के रखते हैं, अपना एजेंडे के हिसाब से दौड़ाते हैं, घुमाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये हमारी तंजीमों के जो हेड हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि QR कोड करके सारा अपना पर्सनल डेटा नहीं देना चाहिए था फ़ोन का, वो हमारी क़यादत कर रहे हैं। ये उनकी बातें समझने के लिए RSS के लायक नहीं है। ये हमें लीड करते जाएंगे। अगर ये लीड करेंगे तो हमारा बेड़ा गर्क होना ही है, क्योंकि ये नासमझ हैं या गद्दार हैं, इस तीसरी अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं। लेकिन सर जिस तरह से आप कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि नए तरीके से नए चलाने के लिए वक्फ बोर्ड को बनाया जा रहा है कानून, उससे कुछ नुकसान थोड़ी होगा? तो सरकार पे भरोसा कर तो रहे हैं ये लोग, मैं नहीं कर रहा। इतनी सी बात भरोसा है नहीं है, उसकी कोई एक वजह है, क्योंकि RSS सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। RSS की आप किसी भी मेंबर की कोई भी तकरीर देख लो, वो हर वक्त संविधान खत्म करने की बात करते हैं, हर वक्त हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते हैं। बताओ आप, मनुस्मृति लागू कराने की बात करते हैं। मनुस्मृति में तो सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में सब रहना है ना, कुछ 3 कम्युनिटीज के अलावा किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रहनी, उनका डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। मैं कैसे भरोसा करूं उन पे? नहीं करूंगा। जो मनु के आगे सर झुकाने के लिए मौलाना जज जो अपने आप को बन के बोलते हैं, वो करें, उन पे भरोसा मैं नहीं करता। मेरा भरोसा भारत के संविधान पे, मेरा भरोसा कलमे पे है अपने।
इनको करना है करें, मैं विश्वास नहीं करता। जिन लोगों को करना है करें सरकार पे विश्वास। मैं बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी पे 0% भी विश्वास नहीं करता कि वो कभी भी ईमानदारी से काम करेंगे। मैं नहीं करता, ये मेरा हक है और मैं इसको एक्सरसाइज कर। जिस लोगों को मेरे साथ रहना है मेरे साथ रहें, जिन लोगों को नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर, आरएसएस के ऊपर विश्वास करना है वो उनके साथ जाएं। यही तो कह रहा हूं मैं। लेकिन सरकार के ऊपर विश्वास करना बेवकूफी का काम है, ये वाली सरकार के ऊपर। ये सरकार नहीं है। ये जो अपनी संविधान की शपथ लेकर झूठ बोलते हैं, वो किस चीज के भरोसे के लायक है? जो 15 लाख का वादा करते हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। 85 रुपए का व्यापार होता है ना चाइना से हमारा, 85 पैसे चाइना कमाता है, 15 पैसे हम कमाते हैं। लेकिन सर, आप जिनको कह रहे हैं कि उल्मा नहीं करना चाहिए, कहा जा रहा है कि मुसलमानों को उन लोगों ने जगा दिया है सर। मुसलमान खुल करके आए, वक्फ बोर्ड को लेकर के स्कैन कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर खड़े हो के अनाउंसमेंट हो रहा है कि अगर वक्फ को बचाना है तो QR स्कैन करिए सर। फिर मुसलमान बेदार हो गया, बेदार हो गए, जग गए, सो रहे थे मुसलमान। इतनी बड़ी बड़ी तंजीमों के होते हुए सो रहे थे, तो ये तंजीमें क्या कर रही थी इतने सालों से? जगा नहीं रही थी, सुला रही थी तब तक। इनके पास कोई भी ऐसा तर्क नहीं है क्योंकि ये झूठे हैं। अब तक सुला रहे थे ये, अब जगाने की जरूरत पड़ रही है। मेरे बेदार हो गए मुसलमान। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, अभी तक बेदार नहीं सुला रखा था ना इन्होंने। इन्हीं के कहने से बेदार होते हैं ना, तो इन्होंने हमेशा से बेदार क्यों नहीं रखा? बाबरी मस्जिद के टाइम से आज तक क्यों बेदार नहीं रखा? पूछ सकता हूं इनसे। इनके पास कोई जवाब। मेरे सामने बिठा दो इन सबको एक साथ। आप जर्नलिस्ट हो ना, मैं तो इनसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये मेरे साथ बैठे, मैं सबूत लेके, अभी तो मैं सबूत नहीं दिखा रहा ना, जिस दिन ही आमने सामने मेरे आएंगे मैं खोल खोल के इनके कच्चे चिट्टे दिखाऊंगा। मेरे पास सबके सबूत है, और इन्होंने क्या क्या गद्दारियां की हैं वो सब सबूत सामने आमने तो आए हैं। पीछे से तो बहुत बोलते हैं कि मुझे अकल नहीं है और ये नहीं है। मैंने किसी एक इंटरव्यू में देखा, मेरे लिए बोल रहे हैं कि जी अपना कानून बनाने से क्या होगा, और वो जर्नलिस्ट साहब भी ऐसे, तो उन्होंने आधा ही सवाल पूछा। तो सर, आप जो कह रहे हैं कि आप कानून जो एक खाका तैयार कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के लेकर के, सरकार भी तो तैयार कर रही है ना, लोगों को भरोसा सरकार पे ज्यादा होगा, आप पे थोड़ी होगा। तो बिल हो गई तो फिर हो गई। अगर इस सरकार पे लोगों का भरोसा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। इसमें तो मैं कोई ऐसी बात कहता ही नहीं जो सच्ची ना हो। मैं कोशिश यही करता हूँ हमेशा सच बोलूँ, और जो बात आप कह रहे हो, अगर लोगों ने आरएसएस और बीजेपी की इस सरकार पे भरोसा किया, इस जेपीसी पे भरोसा किया, इन हमारे तंजीमों पे भरोसा किया जो सरकार पे भरोसा कर रही हैं, तो हम लोग हार गए, खत्म। कुछ नहीं कर सकते हमारे जैसे लोग। केस हार जाएंगे मतलब। केस नहीं, वक्त भी हार गए। सरकार और ये आरएसएस और ये बीजेपी कब्जा कर लेगी सारी वक्त प्रॉपर्टी से, 100% कर लेगी। हम हार गए। भरोसा किया तो हम हार गए। भरोसा नहीं करना, 0% भरोसा करता, मैं भी तो कह रहा हूं खुल के, ये जो मोदी जी पे 1% भरोसा करेगा वो धोखा खाएगा। 1% भी भरोसा करेगा, 0% भरोसा करना। और संविधान ये नहीं कहता किसी भी के ऊपर भरोसा करो। संविधान हर चीज को चेक एंड बैलेंस रखता है। हमारा संविधान जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भरोसा नहीं करता, उनके लिए निगरानी है, उनके लिए इंपीचमेंट करने का, उनको हटाने का प्रोविजन है हमारे संविधान में। प्रधानमंत्री को 5 साल बाद हटाने का प्रोविजन है। विश्वास करता है संविधान हमारा किसी पे भी? नहीं करता ना। तो विश्वास तो करना ही नहीं है, संविधान भी नहीं कहता। हर व्यक्ति जो बड़े से बड़ी जगह पे बैठा है उसको तोलना है, नापना है, ये कहता है हमारा संविधान। कोई कानून से ऊपर नहीं है, सब कानून के दायरे में है और सबके ऊपर शक किया जाना चाहिए। हर इंसान जो पब्लिक लाइफ में है उसे अपना कैरेक्टर एक बार नहीं, बार बार, हर दिन साबित करना पड़ेगा आवाम के सामने। जो नहीं करेगा वो बेईमान। सर, आखिरी में एक सवाल है। आपने कहा कि जो मीटिंग हो रही है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जनता के बीच आना, मकसद क्या है उसका? मेरा मकसद ये है कि अगर ये वक्फ के बारे में ही बात करें और ज़बरदस्त बहस करें तो दुनिया देखे, हम भी देखें, ताली बजाएं कि क्या इन्होंने जो पूरी जेपीसी है उसको एकदम निरुत्तर कर दिया और सब ताली बजाने लगे थे अंदर इनके। या अंदर जाके ये पता लगे कि इनके जूते उतरवा के ज़मीन पे बिठाया था जेपीसी वालों ने और कहा चलो बाहर जाओ। ये दोनों में से एक चीज़ हो सकती है ना। बहुत दुनिया देखे ना कि क्या इन्होंने झंडे गाड़े थे, क्या ये बेइज्जत होके आए थे, क्या ये एक लफ्ज़ भी बोल पाए अंदर, सिवाय इसके कि हम तो भाई आपके साथ सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने आए थे ताकि हमारी एक हम फोटो जारी कर सकें और ये दिखा सकें कि हम बात करके आए, लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। गुप्त मीटिंग भी तो हो सकती है सर ना। गुप्त मीटिंग में तो गुप्त काम होते हैं, गुप्त मीटिंग में गुप्त ही काम होते हैं, और गुप्त काम होने की वजह से इनके कपड़े बड़े अच्छे हो जाते हैं,
इनके चेहरे बड़े रौनकदार हो जाते हैं, इनके लिबास चेंज हो जाते हैं, इनकी गाड़ियां चेंज हो जाती हैं, बढ़िया गाड़ी हो जाती है। गुप्त काम से तो गुप्त आप काम। चाह रहे लाइव टेलीकास्ट हो, जनता देख के आप भी ताली बजाए कि हमारे उलमाए क्या क्या झंडा गाड़ दिया, जगदम्बिका पाल जी एकदम नतमस्तक हो गए इनके आर्गुमेंट सुन के। मैं ताली नहीं बजाना चाहूंगा, मैं भी तो देखना चाहूंगा महमूद मदनी, अरशद मदनी साहब हमारे, और ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे सारे जबरदस्त माहिर कानून और माहिर क्या बोलूं मैं इनको, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबके हैं ये। और ये जाके क्या एकदम पूरे पार्लियामेंट की जो जेपीसी है उसको क्या कन्विंस कर देते हैं ये, और सब इनकी बात सुन के ताली बजा के ये कहते हैं आपने क्या कमाल कर दिया, ये लीजिए वक्फ का कानून हमने फाड़ दिया और फेंक दिया। मैं नहीं देखना चाहूंगा वो। और हो सकता है ये भी हो कि जाके हाथ जोड़ के कहें उस हुजूर ऐसा है, मैंने जो इतनी जगह कब्जा कर रखी है उस पर नहीं आँच आनी चाहिए, आप जो मर्जी करें, ये भी तो हो सकता है। सर आखिरी में एक सवाल ले लेते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, कैसे आखिरी मुसलमानों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर वक्फ बोर्ड को लेकर खास तौर पर? जो हमारे मजहब ने और हमारे संविधान ने सिखाया, भरोसा किसी पे नहीं करना, ये टाइम नहीं है भरोसा करने का। अपनी आंखों से देखो, परखो। जो आदमी संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं, जो आदमी सिर्फ जबान से बात बोलता है बहादुरी की कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, और एक कांस्टेबल से भी डरता है, फिर अगले ही सेकंड ये बोलता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने हैं, उसके ऊपर भरोसा मत करो। अपनी नई क़यादत निकालो। ये क़यादत अब हमारे किसी काम की रही नहीं, नई क़यादत ढूंढो। एक से बढ़कर एक बहादुर इंसान पड़ा हुआ है, एक से बढ़कर एक बहादुर ख्वातीन पड़ी हुई है। CA/NRC का प्रोटेस्ट ये दिखा चुका है, जिसमें हमारे ये तंजीमों को नकार के हुआ था वो, इसीलिए आप सब लोग आज डिटेंशन सेंटर से बाहर बैठे हो, वरना बड़ी संख्या में लोग डिटेंशन सेंटर्स में होते इस वक्त। तो ख्वातीन की तरह उन्हीं ख्वातीन को ढूंढो, उन्हीं नौजवानों को ढूंढो, और किसी को भी इन जमातों में से एक पैसा चंदा देने का मतलब RSS के हाथ मजबूत करना है। चंदा देना अगर बंद कर दें तो हमारा माशरा ही सुधर जाएगा। इनको पैसा देना बंद कर दें, बस पहला काम मेरा ये है। तो ये थे हमारे साथ महमूद पराचा जी, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। साफ तौर पर सर जो है बाकी सब भी राय रखते हैं, बागी तेवर इनका हमेशा रहता है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।